हरियाणा में लगातार बीजेपी तीसरी बार कुर्सी की लड़ाई को लड़ रही है। लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ कुर्सी बचाने को लेकर रही है, बल्कि साग बचाने की भी है। हालांकि असली जो लड़ाई है वो शुरू हो उससे पहले ही आपस में ही लड़ाई की खबरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। वैसे ये होता भी है, टिकट नहीं मिलता तो जाहिर है कुछ नेता नाराज हो जाते हैं, कुछ इधर से उधर भी जाते हैं और आमतौर पर पार्टी इसके लिए तैयार भी रहती है। लेकिन इस बार बगावत करने वालों की जो लिस्ट है उसमें एक नाम ऐसा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। ये नाम है देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल का। सावित्री जिंदल हरियाणा के हिसार से टिकट मांग रही थी, नहीं मिला तो अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर डाला है। मजे की बात यहाँ ये है कि उनके बेटे नवीन जिंदल भी मां के इस फैसले में उनके साथ खड़े हैं, जबकि वो बीजेपी से ही सांसद हैं। सावित्री जिंदल और उनके बेटे नवीन जिंदल इसी साल यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद बीजेपी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से अपने सिटिंग सांसद का टिकट काट करके उन्हें मैदान में उतारा और वो चुनाव जीत करके संसद भी पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी मां सावित्री जिंदल भी हरियाणा से टिकट मांग रही थी। अब पार्टी के सामने मजबूरी ये थी कि सावित्री जिंदल के लिए हिसार से बीजेपी के कमल गुप्ता का टिकट काटना पड़ता, जबकि कमल गुप्ता काफी पुराने भाजपाई हैं, संघ से जुड़े हुए नेता हैं, 2 बार सावित्री जिंदल को चुनाव हरा चुके हैं, बल्कि हरियाणा सरकार में फिलहाल वो मंत्री भी हैं। कहते हैं कि जिंदल परिवार के रसूख और दबाव के आगे बीजेपी ने कमल गुप्ता की बलि देने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन ऐन मौके पर संघ के दखल के बाद बात बदल गई। टिकट कटने के बाद ही सावित्री जिंदल बागी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की प्राइमरी मेंबर नहीं है और वो अब इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ेंगी। सावित्री जिंदल स्टील किंग कहे जाने वाले ओपी जिंदल की पत्नी है। ओपी जिंदल हिसार के ही एक किसान परिवार में ताल्लुकात उनका है। पहले तो उन्होंने स्क्रैप का काम वहां शुरू किया और फिर बाल्टियां बनाने की फैक्ट्री लगाई। बाद में जब बिजनेस स्टैब्लिश हुआ तो वो भी राजनीति में उतर आए। 1991 में ओपी जिंदल ने चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर चुनाव भी लड़ा और जीत भी उन्होंने दर्ज की थी। और इसके बाद से ही इस फैमिली से कोई ना कोई राजनीति में जरूर रहा है। बहरहाल आज भी जिंदल परिवार का जो रसूख है वो खूब है और राजनीति में भी दबदबा बहुत ज्यादा है। जिंदल परिवार का कोर वोटर हिसार में है, जो सिर्फ जिंदल हाउस के कहने पर ही चलता है। सावित्री जिंदल ओपी जिंदल की दूसरी पत्नी है और इस वक्त जिंदल ग्रुप की प्रेसिडेंट भी हैं। वो फिलहाल 2.77 लाख करोड़ की मालिक हैं, तकरीबन 3.25 लाख करोड़ की, और देश की सबसे अमीर महिला भी। लेकिन जब आपको उनकी पुरानी तस्वीर देखने की जरूरत है, जो टेक्निकली उतनी पुरानी भी नहीं है, क्योंकि वो इसी 24 मार्च को बीजेपी में शामिल हुए, तब कहा गया कि वो लोगों की सेवा करना चाहती हैं और जो सेवा है वो कांग्रेस में रहकर नहीं हो पा रही थी। लेकिन तकरीबन 150 दिन के अंदर ही उनकी विचारधारा और उनकी सेवा भावना दोनों ही बदल गई। आज उन्होंने बीजेपी छोड़ने को लेकर के जो दलील दी है उसमें भी उन्होंने तर्क यही दिया है कि वो जनता की सेवा करना चाहती हैं, इसलिए चुनाव लड़ना उनकी मजबूरी है। तो भाई, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जनता की सेवा बिना विधायक या सांसद बने नहीं किया जा सकता? ऐसा होता तो दुनिया के और देश के सबसे बड़े समाज सेवी सारे नेता और मंत्री ही होते, लेकिन ऐसा है तो नहीं। समाज के लिए कुछ अच्छा करने वालों में ज्यादातर वो नाम आपको मिलेंगे जो ना तो सावित्री जिंदल की तरह लाखों करोड़ों के मालिक हैं और ना ही उनकी तरीके से सांसद या विधायक हैं। फिर भी सावित्री जिंदल को अगर समाज सेवा ही करनी है तो वो वॉरेन बफे या फिर बिल गेट्स की तरह जो है अपनी पूरी संपत्ति जनता के लिए दान कर सकती हैं। इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है? लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी सेवा है जो वो बिना विधायक या बिना चुनाव लड़े कर नहीं सकती हैं। खैर, इनसे भी ये भी पूछा जाना चाहिए कि जब वो विधायक थी तो उन्होंने जनता के लिए किया क्या? उनके बेटे जो कि तीसरी बार सांसद हैं, उन्होंने जनता के लिए क्या किया है? संसद में या फिर विधानसभा में कितने सवाल पूछे उन्होंने, कितने दिन सदन में गए, कितने प्राइवेट मेंबर बिल उन्होंने पेश किए हैं। यहाँ ये भी याद रखिए आप कि नवीन जिंदल और सावित्री जिंदल ने भी कांग्रेस तब छोड़ी जब वो 2014 में बीजेपी के हाथों हार चुके थे और 2019 में कांग्रेस ने मां बेटे दोनों को ही टिकट नहीं दिया था। और अब जब बीजेपी ने सावित्री जिंदल को टिकट नहीं दिया है तो वो पार्टी छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं और इस बगावत को नाम दिया जा रहा है जन सेवा। या ये भी मत भूलिए कि बीजेपी में शामिल होने से पहले नवीन जिंदल के खिलाफ झारखंड कोल ब्लॉक आवंटन में गड़बड़ी को लेकर के सीबीआई की जांच भी चल रही थी। ईडी भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रहा था।
सारे तार अगर आप जोड़ेंगे तो समझ में आता है कि जिंदल फैमिली जो है उसकी सियासत में बने रहने की असली मजबूरी है क्या, जनता सेवा है या फिर कुछ और है। सावित्री जिंदल के बेटे पहले से ही सांसद हैं, लेकिन सावित्री जिंदल शायद इतने से ही खुश नहीं थी। वैसे यहाँ पर बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। उन्हें गैरों पर करम और अपने पर सितम वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर काम करना बंद करना चाहिए। लेकिन पार्टी का पता नहीं कौन सा थिंक टैंक है जो उसको अपने खाटी नेताओं से ज़्यादा उन दल बदलू नेताओं पर भरोसा करना सिखा देता है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता का इंजॉयमेंट लेना है, इंजॉय करना है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में जो 10 उम्मीदवार उतारे थे उनमें से 6 बाहरी थे, और इस बार भी पार्टी ने सावित्री जिंदल की जिद के आगे पार्टी के पुराने नेता कमल गुप्ता का पत्ता काटने की तैयारी कर ली थी। लेकिन वो तो ऐन मौके पर संग सामने आया और पार्टी को अपना फैसला फिर बदलना पड़ गया। जरा सोचिए कि इस बीजेपी नेता ने बीते चुनाव में सावित्री जिंदल को चुनाव हराया, आप उसी का टिकट काट रहे हैं। आप उसी का टिकट काट करके सावित्री जिंदल को देना चाह रहे थे क्योंकि वो भारत की सबसे अमीर महिला है, या फिर कुछ और था। बहरहाल सावित्री जिंदल का केस राजनीतिक लोगों के लिए आई ओपनर है कि ऐसे लोगों को नेता मत बनाइए जिन्हें सेवा के नाम पर सिर्फ सत्ता में रहने की आदत हो चुकी है। आप उन लोगों को नेता बनाइए ना जिन्होंने आपकी विचारधारा के लिए एक लड़ाई लड़ी है, जो आपकी पार्टी को बेहतर समझते हो। लेकिन आप जानते ही हैं कि सियासत अपने आप में एक कारोबार की तरह है, और इस कारोबार में कारोबारी अगर नहीं उतरेंगे तो क्या आप कार्यकर्ता उतरेंगे।